ये जो मैं आप लोगों को बेसिक फॉर्मूले नेशनल इनकम के सिखाने जा रहा हूँ, इसके बिना आप नेशनल इनकम का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इन फॉर्मूलेस का मैं आपको जितना लॉजिक दे सकता हूँ उतना दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों के लॉजिक थोड़ा सर के ऊपर से चला जाए तो ये मत सोचना कि ये हार्ड है या कुछ है, आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं कि लॉजिक दिमाग में जाए ना, बट फिर भी इन सर्टेन केस अगर आपके माइंड में लॉजिक ना पहुंचे तो एटलीस्ट फॉर्मूले याद कर लेना। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूले से पहले थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड सिखा दूं। पहले फॉर्मूले के टॉपिक का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का एक और नाम आज आप याद कर लें, इन्वेस्टमेंट को एक और चीज क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है? कोई अगर आपसे पूछ ले, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो आप, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट? So definition of investment is addition to the capital stock of an economy. Addition to the capital stock of an economy. जब एक इकोनॉमी का कैपिटल स्टॉक बढ़े, उसमें एडिशन हो, तो वो कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन। अभी कैपिटल स्टॉक क्या होता है? कैपिटल स्टॉक क्या होता है? या तो हमारी कंट्री का आउटपुट या फिर हमारी कंट्री की असेट्स, अगर ये चीजों में क्या हो? एडिशन हो। इन चीजों में क्या हो? एडिशन हो, तो वो हमारी कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट की तरह कंसीडर किया जाता है। या तो हमारी कंट्री का क्या बढ़े? आउटपुट, या फिर हमारी कंट्री की क्या बढ़ रही हो? असेट्स। असेट्स में क्या क्या आ सकता है? असेट्स में क्या क्या आ सकता है? हमने पढ़ा था हमारी कंट्री के लिए क्या क्या असेट हो सकती है, बजट चैप्टर में पढ़ा था हमने। रोड्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, डैम्स हो गए, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। एंड आउटपुट में क्या आता है? वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अगर इनमें से किसी एक चीज में एडिशन हो रहा हो, इसमें से किसी एक चीज में बढ़ोतरी हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो वो हमारी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है, विच इज ऑल्सो नॉन एज कैपिटल फॉर्मेशन। विच इज ऑल्सो नॉन एज कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट का बेसिक मीनिंग, ये हुआ इन्वेस्टमेंट का आपका बेसिक मीनिंग। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट्स कितने तरीके की हो सकती हैं? इन्वेस्टमेंट्स भी कितने तरीके की हो सकती हैं? अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स को भी कैटेगराइज करने जाऊं तो इन्वेस्टमेंट्स भी दो तरीके की है। एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होती है आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। एक है आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट है? नेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या होता है? अब ये समझने की कोशिश करिएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बात करता है टोटल एडिशन की। टोटल एडिशन, टोटल एडिशन किस चीज में? इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक। बस एडिशन की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? टोटल एडिशन। एडिशन की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? टोटल एडिशन। इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में जो टोटल एडिशन हो रहा है वो कहलाता है ग्रॉस। लेकिन नेट क्या कहलाता है? नेट कहलाता है एक्चुअल एडिशन। नेट क्या कहलाता है? एक्चुअल एडिशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अगर आपसे टॉपिक की बात की जा रही हो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, तो आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी? आपकी डेफिनेशन बनेगी टोटल एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक, टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। और अगर नेट इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही हो, इन दैट केस यू विल से एक्चुअल एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आप लोगों से बात करता हूं, बट पहले मैंने आप लोगों को किस चीज का मतलब बताया? इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का मतलब हमारी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज होना, एडिशन होना। और कैपिटल स्टॉक में कितनी चीजें ला सकते हो आप? दो। या तो हमारी कंट्री के सारे गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट, या फिर हमारी इकोनॉमी के लिए जो असेट्स होती हैं उनमें अगर कोई इंक्रीज हो। अब इन्वेस्टमेंट हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? दो। या तो उसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। जहां ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बात करती है टोटल एडिशन की, वहां पर नेट इन्वेस्टमेंट बात करती है एक्चुअल एडिशन की। इतनी चीजें याद हो गई? पहले इतने की बात कर लें, फिर मैं आगे फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश करूंगा। जल्दी जल्दी बताया करो, तुम्हारा रिस्पॉन्स में मेरे कम से कम 5 मिनट जाते हैं हर दिन, बट इस रिस्पॉन्स के बिना मैं पढ़ा भी नहीं सकता, ये भी प्रॉब्लम है। तो कोशिश करो जल्दी जल्दी बताया करो। एक तो तुम में से आधे लोग बताते भी नहीं, ध्यान रखना है बात। आप में से आधे लोगों को यस यस या नो लिखते हुए बहुत जोर पड़ता है। अब ग्रॉस एडिशन और नेट एडिशन में फर्क क्या है?
ग्रॉस टोटल एडिशन और एक्चुअल एडिशन में फर्क किस चीज का है? टोटल एडिशन क्या बात करता है? ओरिजिनल वैल्यू की। टोटल एडिशन किस चीज की बात करता है? ओरिजिनल वैल्यू की। और नेट इन्वेस्टमेंट या फिर एक्चुअल एडिशन किस चीज की बात करता है? करंट वैल्यू की। बस ये चीज का ध्यान अगर तुमने रख लिया तो तुम लोगों के लिए इनके बीच का जो फॉर्मूला है वो याद करना बहुत ही मजाक हो जाएगा। जब भी हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं हमेशा ओरिजिनल वैल्यू की, और जब नेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कौन सी वैल्यू की? करंट वैल्यू की। अब दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या करता है? ओरिजिनल वैल्यू। जैसे कि लेट सपोज हमारी इकोनॉमी ने एक असेट खरीदी। लेट सपोज हमारी इकोनॉमी ने क्या खरीदा? प्लांट खरीदा। एक प्लांट परचेज किया फॉर 100 करोड़ रुपीज। ये 100 करोड़ रुपए का प्लांट परचेज किया, तो 100 करोड़ रुपए उसकी कौन सी वैल्यू है? ओरिजिनल वैल्यू। 100 करोड़ रुपीज उसकी कौन सी वैल्यू है? ओरिजिनल। तो ये तो किस में काउंट होगी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। जब भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट गिनी जाएगी, जब भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की जाएगी, हमेशा कौन सी वैल्यू देखी जाएगी? इसकी ओरिजिनल वैल्यू, जितने पे ये ली गई थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, प्लांट की वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या होने लगी होगी? धीरे धीरे कम। प्लांट एक असेट है, ऑब्वियसली प्लांट एक असेट है, और असेट की वैल्यू विद द टाइम धीरे धीरे क्या होने लगती है? डिक्रीज। अब इस प्लांट की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। आफ्टर 2 इयर्स जब हमने चेक करी इसकी वैल्यू, तो इस प्लांट की वैल्यू 100 करोड़ की जगह सिर्फ और सिर्फ कितनी बची थी? 85 करोड़ रुपीज। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? इनके बीच में डिफरेंस किस चीज का है? ये जो बीच में 15 करोड़ रुपीज का डिफरेंस है, ये क्या है? ये आप मुझे बताएं। है किसी के पास आंसर? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके बीच में जो डिफरेंस है वो किस चीज का डिफरेंस है? क्या चीज है? क्या चीज रिप्रेजेंट करता है बीच का डिफरेंस? यस, एसेट की वैल्यू कम हो गई, बट वो क्या कहलाता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? सभी लोगों को समझ आ जानी चाहिए ये बात। इसके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये डिफरेंस किस चीज ने क्रिएट करा है? डेप्रिसिएशन में। ये डिफरेंस किस चीज ने क्रिएट किया है? डेप्रिसिएशन में। पहला फॉर्मूला आप लोगों के सामने रेडी हो गया। पहला फॉर्मूला आपके सामने ही रेडी हो गया। तो क्वेश्चन में आपके पास इन्वेस्टमेंट दो फॉर्मेट में हो सकती है। क्वेश्चन में आपके पास इन्वेस्टमेंट दो फॉर्मेट्स में हो सकती है, या तो ग्रॉस में या फिर नेट में। ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब आप ग्रॉस पे हैं, आपको नेट पर जाना है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए बीच में डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस। ओरिजिनल वैल्यू में से ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये आपकी नेट वाली वैल्यू है, बीच में डेप को क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस। तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका? मैं फॉर्मूला प्रॉपर्ली बना देता हूं इसको रब करके। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, डोंट वरी। पहला फॉर्मूला जो आप लोगों का यहां से रेडी हो गया वो क्या हो गया? एक तरफ हम रखेंगे किस चीज को? ग्रॉस को। और एक तरफ हम किस चीज को रखेंगे? नेट को। अब अगर हम सोचें, हमें ग्रॉस वाली वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू से करंट वैल्यू पे जाना है। ओरिजिनल वैल्यू से करंट वैल्यू पे जाना है। ओरिजिनल वैल्यू से करंट वैल्यू पे जाने के लिए, ओरिजिनल वैल्यू से करंट वैल्यू की तरफ जाने के लिए बीच में क्या करना पड़ रहा है? डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? माइनस। डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ओरिजिनल वैल्यू यानी कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ता है? माइनस। और अगर इसका रिवर्स करना हो, कभी कभी क्वेश्चन में इसका रिवर्स भी होगा, फिर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है। रिवर्स करने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा आपको? ऐड बैक। ये हो गया आप लोगों का पहला फॉर्मूला रेडी। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, एंड नेट से ग्रॉस पे आने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस। और डेप्रिसिएशन क्या होता है मैंने आपको काफी डिटेल में कल समझा दिया था। क्या ये पहला फॉर्मूला आपको विद एक्सप्लेनेशन समझ आ गया?
ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज होगा, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज होगा ये, इसलिए ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। चल बस इसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करते करते आपको समझा दूंगा, दिमाग में टिक गया तो कहीं जाएगा नहीं दोबारा, लेकिन अगर नहीं टिका तो एटलीस्ट आप लोगों के पास ये फॉर्मूला है। तो ग्रॉस हमारी कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? ग्रॉस हमारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल वैल्यू को, कोई भी एसेट की जो ओरिजिनल वैल्यू। लेकिन नेट हमारी कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है? करंट, करंट कह लो या फिर जो एक्चुअल वैल्यू अभी बची है उसकी। और दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज का होता है? दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज का होता है? डेप्रिसिएशन का, ठीक है। हिमांशु पूछ रहे हैं, हिमांशु बेटा अपना फोन के बारे में सोच ले, अपने फोन के बारे में सोच लो। जो आपने फोन ओरिजिनली परचेज किया था वो वैल्यू कुछ और है, लेट्स सपोज वो वैल्यू 50,000 रुपीज है। आफ्टर 6 मंथ्स आप उसको सेल करो, अब वो बिकेगा कितने का? आपका 35,000 रुपीज का। बीच का 15,000 रुपीज किस चीज, क्या चीज आपका माइनस हो गया, क्या चीज आपका कम हो गया? डेप्थ। तो ग्रॉस से नेट पे जाते हुए, ओरिजिनल वैल्यू से करंट वैल्यू पे जाते हुए बीच में क्या चीज माइनस हो जाती है? डेप्थ। डेप्रिसिएशन आपका क्या हो जाता है? माइनस। और अगर ये बात रिवर्स में करोगे तो वही चीज क्या हो जाएगी आपकी? प्लस, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला फॉर्मूला ग्रॉस और नेट का। अब हम बात करेंगे दूसरे फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला अपने आप में यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है, मैं इसको यहीं कहीं छोड़ रहा हूँ एज इट इज, इसको मैं रब नहीं कर रहा फिलहाल, जरूरत पड़ेगी तो कर लूंगा। आप लोग चाहें तो फिलहाल स्टार्टिंग में एक पेज स्किप कर दो, एक पेज स्किप कर दो जो मैंने इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन समझाया था वो लिखने के लिए, उसके बाद इसको लिख लो, हेडिंग आपके सामने है और ये लिख लो। चले सेकंड फॉर्मूले को समझाने का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले बात तो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को मैं फॉर्मूला समझाऊं किस चीज का? एनआईटी का। एक फॉर्मूला है, पहले ये फॉर्मूला समझ लो। एनआईटी क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी निकलता कैसे है? एनआईटी का फॉर्मूला क्या है? आईटी माइनस सब्सिडीज। and IT stands for obviously IT stands for indirect taxes। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरीके से एप्लीकेबल है वो समझते हैं। लेट्स सपोज ये एक फैक्ट्री है और ये एक मार्केट है। सिंपल सा समझने की कोशिश करना। इस फैक्ट्री में चारों फैक्टर्स लगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, LLCE जिसे हम बोलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चारों फैक्टर्स को कंबाइन करके एक आउटपुट बनाया। चारों फैक्टर्स को कंबाइन करके एक आउटपुट क्रिएट किया गया। चारों फैक्टर्स को जब चारों फैक्टर्स को यूज किया तो चारों फैक्टर्स की क्या आई होगी? कुछ कॉस्ट भी आई होगी, चारों फैक्टर्स में कुछ खर्चा भी हुआ होगा। तो ये क्या कहलाती है? आपकी फैक्टर कॉस्ट। क्या कहलाती है? आपकी फैक्टर कॉस्ट। यानी कि चारों फैक्टर्स को मिला के एक आउटपुट को बनाने में कितना पैसा लग गया। लेट्स सपोज एक यूनिट बनाने में 300 रुपए लगे थे। एक यूनिट बनाने में जो फैक्टर्स की कॉस्ट आई वो कितनी आई? 300 रुपीज एक यूनिट को बनाने में, ठीक है। अब ये फैक्ट्री के अंदर ही है, अभी ये फैक्ट्री से बाहर नहीं निकला प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन के रेडी है और उसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी है? 300 रुपीज। अब वो जो आउटपुट बना है ये मार्केट में जाएगा सेल होने के लिए। ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट फैक्ट्री से निकलेगा और मार्केट में जाएगा क्या होने के लिए? टू बी सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब भी कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री से बाहर निकल के मार्केट में जाता है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर अलग अलग तरह के टैक्सेस इंपोज करती है। गवर्नमेंट इसके ऊपर अलग अलग तरह के क्या करती है? टैक्सेस इंपोज करती है। आजकल अलग अलग तरह के टैक्सेस तो नहीं रहे, सबको कंपाइल करके सबको जोड़ के एक ही टैक्स बना दिया जिसका नाम क्या है? आप लोग जानते हैं, जीएसटी। तो जब ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, जब ये बना तब इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, जब ये मार्केट में सेल होने के लिए जाएगा तब इसके ऊपर जीएसटी इंपोज होगा। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अभी इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 300 रुपए। जब ये मार्केट में जा रहा है तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 50 रुपीज का जीएसटी लगाया। ये 50 रुपीज इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? सिर्फ इतना बता दो। ये जीएसटी जो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर इंपोज हुआ है, ये इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज?
आप सभी का एक यूनानिमस आंसर आ रहा है कि इंक्रीज करेंगे, जो कि ऑब्वियसली सही बात है। तो फैक्टर कॉस्ट में जब जीएसटी जब मार्केट प्राइस की तरफ जाता है, जब कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकल के मार्केट में जाता है, तो बीच में इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, वैल्यू को बढ़ाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज। इसलिए मैंने बीच के प्रोसेस में इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्स को मैंने क्या कर दिया, प्लस। ठीक है। अब गवर्नमेंट कभी कभी प्रोड्यूसर्स को एंड फैक्ट्रीज को इंकरेज भी करती है। टैक्सेस तो लगाती हैं, बट कभी कभी इंकरेज भी करती है। कभी कभी टैक्स वापस कर दिया, या फिर कभी कभी क्या कर दिए, टैक्सेस कम कर दिए, या कोई भी तरीके से गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज भी देती है। क्या देती है, सब्सिडीज भी देती है। लेट सपोज गवर्नमेंट ने 50 रुपए क्या लगाया इस पे जीएसटी, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने 20 रुपए की क्या दे दी, सब्सिडी भी दी। 20 रुपए पर यूनिट की, ये 50 रुपए पर यूनिट का जीएसटी था, लेकिन गवर्नमेंट ने 20 रुपए पर यूनिट की क्या अनाउंस करी है, सब्सिडीज भी अनाउंस करी भी। लेकिन सब्सिडीज भी तभी मिलती हैं जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने के लिए आए। फैक्ट्री के गोडाउन में रखा रखा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो ये 20 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, ये 20 रुपए की सब्सिडी प्रोडक्ट की वैल्यू को क्या कर देगी, कम। क्या कर देगी, ये वैल्यू को कम। बिकॉज ये पैसा हमारे फैक्ट्री ओनर्स को, हमारे फैक्ट्री के बनाने वाले को क्या मिल गया, वापस मिल गया। तो जहां पर इनडायरेक्ट टैक्स ने वैल्यू को इंक्रीज किया था, वहीं साइमल्टेनियसली सब्सिडीज ने थोड़ा सा वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। तो जब कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकल के मार्केट में जाता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, इसलिए वो प्लस होता है, और सब्सिडीज उसकी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, इसलिए वो माइनस होता है। अब आप लोग खुद बताओ, ये दोनों कंबाइन होके क्या कहलाते हैं, प्लस आईटी माइनस सब्सिडीज कंबाइन होके क्या कहलाते हैं। है किसी के पास आंसर, ये कंबाइन होके क्या कहलाते हैं। आंखों से देखो, सामने ही दिखेगा। जतिन साहब ने तो बजट ही बता दिया, वाह रे वाह। बेटा आंखों का प्रयोग कर। आईटी माइनस सब्सिडीज क्या कहलाता है, एनआईटी। तो ये जो मैंने बीच में किया, इसको अगर मैं हटा दूं, ये ऐसा ही क्यों होता है वो मैंने आपको समझा दिया। इनडायरेक्ट टैक्स प्लस ही क्यों होते हैं और सब्सिडीज माइनस ही क्यों होते हैं, ये मैंने आपको अभी समझाया। लेकिन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या पड़ता है, दोनों कंबाइंड होके क्या होते हैं, एनआईटी क्या होना चाहिए, प्लस। एनआईटी क्या होगा, प्लस। तो जब कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलता है, जब कोई प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट से निकल के कहां पर एंटर करने लगता है, मार्केट में, और क्या चीज डिसाइड हो रहा होता है, मार्केट प्राइस। फैक्ट्री की कॉस्ट से जब प्रोडक्ट मार्केट के प्राइस तक बन रहा होता है, तो बीच में एनआईटी क्या होता है, प्लस। और एनआईटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, आईटी माइनस सब्सिडीज। एंड अगर इस चीज को रिवर्स करूं, अगर इस चीज को रिवर्स करें, तो एनआईटी क्या होगा, माइनस। और एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडीज। और सबसे बड़े आईटी का एग्जांपल क्या है, जीएसटी। सबसे बड़े आईटी का एग्जांपल क्या है, जीएसटी। अभी इस फॉर्मूले को मैं प्रॉपर्ली लिखता हूं, इस फॉर्मूले को प्रॉपर्ली लिख देता हूं, पर फिलहाल मैंने आपको समझाया। अब अगर आप मार्केट प्राइस, चलो मैंने आप लोगों को वैल्यूज दी हुई है, आप मुझे मार्केट प्राइस बताओ। फैक्टर कॉस्ट 300 रुपए है, जीएसटी 50 रुपए है, और सब्सिडीज 20 रुपए। आप लोग मुझे बताएंगे मार्केट प्राइस कितना आएगा। चलिए 10 सेकेंड आप लोगों के पास, मार्केट प्राइस कितना होगा। बिल्कुल सही, बेसिक सी चीज है, 330। ये कितना होगा आपका, 330। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, ऐड, एंड सब्सिडीज क्या होंगी, माइनस। इन शॉर्ट आपने एनआईटी लगाया, इन शॉर्ट आपने क्या चीज लगाई, एनआईटी। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। अब इसको मैं प्रॉपर्ली फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखता हूं। अब इसको अगर मैं फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मूले का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। एक तरफ क्या लिखेंगे आप, फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम एफसी करके काफी यूज करते हैं, और एक तरफ लिखते हैं मार्केट प्राइस, जिसको एमपी भी बोलते हैं। हाँ कर रहा हूं,
जतिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टेंशन ना लो, रात को आराम से बैठ के देखना दोबारा। वैसे दोबारा अब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हुए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हुए एनआईटी क्या होगा? प्लस। एनआईटी क्या होगा? प्लस। वहीं मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट आने के लिए एनआईटी क्या करना पड़ेगा? माइनस। और एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडीज। क्वेश्चन में अगर आईटी नहीं गिवन है, क्वेश्चन में अगर आईटी गिवन नहीं है तो उसकी जगह क्या गिवन होगा? जीएसटी गिवन होगा। क्या गिवन होगा? उसकी जगह जीएसटी गिवन होगा। सेकंड फॉर्मूला समझ आ गया? सेकंड फॉर्मूला क्लियर है? एक फॉर्मूला हो रहा है, फिर आपके बेसिक फॉर्मुलेस खत्म हो जाएंगे। फिर आपको कल के लेक्चर में सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूले एप्लीकेबल कैसे होते हैं, इन फॉर्मूले को यूज कैसे किया जाता है। यही फॉर्मूले हैं जो आपकी नेशनल इनकम का डिसाइड करेंगे। आप नेशनल इनकम के बड़े बड़े फॉर्मूले तो याद कर लोगे, लेकिन ये छोटी छोटी मिस्टेक्स एंड तक करोगे, तो इसलिए इनको मैं स्टार्टिंग में ही आपकी ठीक करना चाहूंगा। चलिए, अब ये इन दो फॉर्मूले को मैं हटा देता हूं, अब तीसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे फॉर्मूले में हेडिंग्स थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, तो स्पेस चाहिए होगा मुझे। अभी तीसरा फॉर्मूला है क्या? पहली बात तो तीसरे फॉर्मूले का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? एनएफआईए। तीसरे फॉर्मूले का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? एनएफआईए। इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब क्या है? लेट सपोज ये हमारी कंट्री है, ये हमारी डोमेस्टिक कंट्री है, और ये आसपास बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज है। ये फॉरेन कंट्री ए है, ये फॉरेन कंट्री बी है, ये फॉरेन कंट्री सी है। अब हमारी कंट्री सभी कंट्रीज के साथ काफी सारा लेन देन करती है। हमारी कंट्री सभी कंट्रीज के साथ काफी सारा लेन देन करती है, ये बात हम जानते हैं। अगर हम कुछ पैसा लेते हैं तो कुछ पैसा देते भी हैं, हम कुछ सर्विसेज लेते हैं तो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड भी करते हैं, हम अगर सामान बेचते हैं तो सामान खरीदते भी हैं। तो ये सब कुछ हमारे एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शंस चलती रहती है। एक कंट्री की अब्रॉड कंट्रीज के साथ, यानी कि फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शंस चलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन हर एक कंट्री जानना चाहती है, लेकिन हर एक कंट्री ये जानना चाहती है, हर एक इकोनॉमी ये जानना चाहती है कि जो हमने ये अब्रॉड के साथ ट्रांजैक्शंस की, इससे एक्चुअल में हमने कमाया है या फिर एक्चुअल में हमें ज्यादा पे कर दिया। उसके लिए एनएफआईए काम आता है। एनएफआईए ये बताने में हमें हेल्प करता है कि एक्चुअल में एक डोमेस्टिक कंट्री ने, एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी ने बाकी अब्रॉड की कंट्रीज से ट्रांजैक्शंस करके, अब्रॉड की इकोनॉमी से लेन देन करके एक्चुअल में कुछ कमाया या फिर एक्चुअल में पे ही किया। अब इसका कैसे तरीका है? लेन देन दोनों तरफ है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों होता है। अब्रॉड से पैसा आता भी है तो अब्रॉड को पेमेंट करनी भी पड़ती है। अगर हम अब्रॉड वालों से इनकम लेते हैं तो देखो, अगर हम दे रहे हैं तो हम अब्रॉड को दे रहे हैं, अगर अब्रॉड से कुछ आ रहा है तो ये फ्रॉम है। बेसिक सा एग्जांपल, बहुत, चलो ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूं मैं इसे, पर चलो सिंपल रखते हैं। हमारी कंट्री है कंट्री ए और ये है कंट्री बी, फॉरेन कंट्री। ये हमारी डोमेस्टिक कंट्री है, फॉरेन कंट्री। हमारी कंट्री को फॉरेन कंट्री को 1500 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी है, 1500 करोड़ रुपीस की पेमेंट करनी है, लेकिन उसी कंट्री से 2200 करोड़ रुपीस की पेमेंट लेनी भी है, इनकम लेनी भी है। ये कोई डोनेशन चैरिटीज वगैरह नहीं है, ये कोई डोनेशन चैरिटीज वगैरह नहीं है, ये एक्चुअल में फैक्टर की इनकम है। ये लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, क्या बोला मैंने? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। चारों का ट्रांजेक्शन्स कर करके, चारों की आपस में ट्रांजेक्शन्स कर करके ये अमाउंट्स निकली है। अब तुम खुद बताओ, हमारी कंट्री ने फॉरेन वालों से कमाया या फॉरेन वालों को पे करना पड़ा?
अब्रॉड से इन फैक्टर इनकम आई है, अब्रॉड से फैक्टर इनकम आई है या फिर पेड है, अर्नड है या पेड है? आपने सभी ने एक चीज कही कि हमने कमाया, हमने अर्न किया, लेकिन आपने निकाला कैसे? आपने ये चीज निकाली कैसे? कैसे निकाली? जितना फ्रॉम से आया, जितना फ्रॉम अब्रॉड से इनकम आई, उसको सब्ट्रैक्ट किया जितना टू अब्रॉड को आपने पे किया। तो फ्रॉम अब्रॉड में से टू अब्रॉड वाली चीज माइनस करके तो निकला, तो यही फॉर्मूला बन जाता है एनएफआईए का। जो आपने 700 करोड़ रुपए बताए वो आपकी एनएफआईए है। नेट कितना कमाया, नेट का मतलब फाइनल, उसका फॉर्मूला कैसे बनाया? आपने क्या माइनस किया? आपने माइनस किया फीफा माइनस फीटा, शॉर्ट फॉर्म है। इनके फुल फॉर्म्स क्या है? फुल फॉर्म्स इनकी क्या है? अगर फुल फॉर्म्स की बात करें, इसकी फुल फॉर्म फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने बाहर वालों से कितना कमाया, कितना कमाया? 2200। फ्रॉम कितना अर्न किया, सबट्रैक्ट हमने बाहर वालों को कितना पे किया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू वालों को कितना है? 1500। तो हमने बाहर वालों से कितनी फैक्टर इनकम कमाई, उसमें से जब हम सबट्रैक्ट करते हैं कि बाहर वालों को कितना देना पड़ा, तो जो बीच का डिफरेंस निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? एनएफआईए। तो एनएफआईए क्या मतलब क्या है? हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी ने बाकी की फॉरेन इकोनॉमी से, बाकी के अब्रॉड से कितना फैक्टर इनकम कमाया या फिर कितना फैक्टर इनकम पे किया, उसके लिए फॉर्मूला फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये निकला आपका एनएफआईए का फॉर्मूला। इसमें कौन सी इनकम की बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम की। और मैंने आपको दो तरह की इनकम पढ़ाई थी, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम वाला टॉपिक आपका 2.4 पेज पे है, पढ़ लेना अगर ऑलरेडी नहीं पढ़ा हुआ है तो। फैक्टर इनकम जो फैक्टर्स के बदले में अर्न हो, ट्रांसफर इनकम जो बिना कुछ करे अर्न हो जाए, पढ़ा रखा है। नेशनल इनकम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम सिर्फ फैक्टर इनकम की बात करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले में भी सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम आई है? फैक्टर। तो एनएफआईए का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या ये फॉर्मूला समझ आ गया? अब इसको यूज कैसे करना है वो बताता हूं। साथ साथ ये भी बताना मुझे, क्या एनएफआईए कभी नेगेटिव हो सकता है? यहाँ पे तो एनएफआईए आपका 700 पॉजिटिव आया, क्या एनएफआईए कभी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं हो सकता? अगर ये 1500 की जगह 3500 हो, ये भी तो हो सकता है। क्या पता टू अब्रॉड को ज्यादा देना हो, फ्रॉम अब्रॉड कम हो। तो एनएफआईए कैन बी पॉजिटिव, जीरो एज वेल एज नेगेटिव। तो याद रखना, ये एनएफआईए का जो तुम्हारा टॉपिक है बुक में, उसके अंदर ये बात स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो मैं भी तुम्हें स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं दैट एनएफआईए कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, डिपेंड्स अपॉन द फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड। फ्रॉम ज्यादा होगा तो पॉजिटिव, दोनों इक्वल होंगे तो बैलेंस्ड यानी कि जीरो, एंड अगर टू ज्यादा होगा तो नेगेटिव। तो तीनों सिचुएशंस, तीनों क्राइटेरियाज बन सकते हैं एनएफआईए के। अब एनएफआईए का मतलब तो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि एनएफआईए को यूज किस तरीके से करना है। एनएफआईए यूज कौन से फॉर्मूले में होते हैं? एनएफआईए को यूज करने के लिए जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपकी बात करता है दो तरह की इनकम की। वो फॉर्मूला आपकी बात करता है दो तरह की इनकम की। एक तरफ आती है डोमेस्टिक इनकम यानी कि टेरिटरी की इनकम, और एक तरफ कौन सी इनकम आती है? आपकी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम टेरिटरी के अंदर और टेरिटरी के बाहर दोनों इनकम्स को कवर करता है, जबकि डोमेस्टिक इनकम सिर्फ टेरिटरी के अंदर की इनकम को कवर करता है। तो जब हम टेरिटरी के अंदर की इनकम से, जब हम टेरिटरी के अंदर की इनकम से सारी कंप्लीट इनकम की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें एनएफआईए क्या करना होता है? प्लस।
ये हमारी टेरिटरी के अंदर की इनकम, ये हमारी टेरिटरी की इनकम, ये हमने अब्रॉड से कितना कमाया, जब दोनों प्लस कर देंगे तो नेशनल इनकम क्या बन जाएगी, टोटल। ये सिर्फ टेरिटरी की इनकम को, डोमेस्टिक इनकम सिर्फ और सिर्फ किसको कवर करता है, टेरिटरी की इनकम को। एनएफआई किसके इनकम को कवर करता है, आउटसाइड, यानी कि अब्रॉड की इनकम कितनी है। और डोमेस्टिक नेशनल इनकम किसको कवर करती है, टोटल को। तो जब दोनों इनकम प्लस होंगी तभी तो टोटल बनेगी। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए एनएफआईए क्या करना होता है, प्लस। और एनएफआईए कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला आपके सामने मैंने बता दिया। और अगर इसका रिवर्स करना हो तो एनएफआईए क्या होगा आपका, माइनस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपकी क्या होगी, माइनस। ये था आपका आखिरी फॉर्मूला। ये क्लियर है आप लोगों को? इसमें किसी की दिक्कत? मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट फिर भी पूछना मेरा काम है। अब जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन करे हैं, उस तरीके से अगर आप लोगों को समझ आ गए तो इससे बेटर कोई तरीका नहीं है। और इसी के साथ मार्क करते हुए चैप्टर नंबर 2 आपका फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 2 आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट, फिनिश, द एंड। चैप्टर 2 में अब कुछ नहीं बचा। ये जो मैंने आज आपको चीजें पढ़ाई, 2.10 पेज से स्टार्ट हो गए, यही चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन है। 2.10 और 2.11 पे आपका ग्रॉस नेट के बारे में है, डेप्रिसिएशन के बारे में है। फिर आपका 2 पेज पे एनआईटी के बारे में है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के बारे में है। और फिर आपका 1-2 पेजेस पे एनएफआईए के बारे में। और इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर खत्म। चैप्टर 1 आपका सर्कुलर फ्लो था, वो फिनिश कर दिया। चैप्टर 2 आपका थ्योरी एंड आपके बेसिक फॉर्मुलेस के ऊपर था, वो मैंने खत्म कर दिया। कल मैं शुरू करूंगा चैप्टर नंबर 3, और कल ही शुरू करके कल ही खत्म कर दूंगा। चैप्टर 3 बहुत बेसिक चीज को, चैप्टर 3 बस हमें ये सिखाता है कि ये जो फॉर्मूले हमने आज पढ़े, इनको अप्लाई कैसे करते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं। चैप्टर 3 आपका एक ही दिन का है, कल ही शुरू करके कल ही खत्म। फिर हम शुरू करेंगे अपना ह्यूमंगस चैप्टर, फिर हम शुरू करेंगे अपना मजेदार चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 4। अब बात आती है कल की। कल या तो आपकी मैं ऐसे क्लास लूंगा आगे की, या फिर आप लोगों से मल्टीपल चॉइस डिस्कस करूंगा। वो मैं आप लोगों को कल सुबह तक इन्फॉर्म कर दूंगा। कल सुबह तक वो चीज मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्या होगा, ठीक है। अगर मैं घर ही हुआ तो फिर तो मैं इसके आगे करवाऊंगा, फिर मैं मंडे को करवाऊंगा आपके मल्टीपल चॉइस। और अगर बाहर जाना है, अगर मेरे बाहर जाने के लिए मेरी रिपोर्ट आ जाती है टाइम से, फिर मैं आप लोगों के मल्टीपल चॉइस कराऊंगा। इन एनी केस छुट्टी नहीं हो रही है। दोनों ही केस में इसके आगे करवाना भी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा भी सूटेबल होगा मैं वैसा आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो कल सुबह तक मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा चीज। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सारे स्क्रीनशॉट्स मैं विदिन 5 मिनट्स आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। अपने नोट्स में नोट डाउन करके रख लें इतना, बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे से। एंड एक चीज और सुन लो सभी कान खोल के, नोट्स बनाने के बाद अपने नोट्स वाली कॉपी की फोटो ग्रुप में अपलोड कर देना, ताकि मैं एटलीस्ट देख लूं कि तुम लोगों ने ठीक से नोट्स प्रिपेयर किए हैं या फिर नहीं। तो नोट्स लिखने के बाद अपनी नोट्स की फोटो क्लिक करके ग्रुप में ही सेंड कर देना, ठीक है। फिर जिसके नोट्स सबसे अच्छे होंगे, बाकी बच्चे फिर उसको देख के एटलीस्ट बना तो लेंगे। कोई बच्चे से शायद नोट्स कभी कभी नहीं बनते, तो सभी लोग अपने अपने नोट्स बना के ग्रुप में फोटो सेंड करते रहना, इससे मैं चेक भी करता रहूंगा, ठीक है। चलिए देन, फिर दैट्स इट। कल मिलते हैं, कल आगे बात करते हैं। इतना अच्छे से पढ़ लें, इतना अच्छे से रीड कर लें, चैप्टर 2 पूरा का पूरा पढ़ के रख लें, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच।